चलिए आइए परिचय करा देते हैं आज हमारे साथ कौन कौन जुड़ा है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अतुल लोंदे पाटिल साहब, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। मेरे साथ सिद्धार्थ यादव है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ इस चर्चा में मलूक नागर है, महासचिव रालोद के, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मेरे साथ राजकुमार भाटिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ शोएब जमाई है, अध्यक्ष दिल्ली AIMIM के, उनका अभिनंदन है। और जनता जनार्दन है, आपके लिए जोरदार तालियां। चलिए अब बहस का एजेंडा क्या है। तोड़ने वाली सियासत, विपक्ष की आदत, पहली बात। दूसरा एजेंडा, वोट बैंक के नाम पर विपक्ष किसी भी सियासी समझौते को तैयार खड़ा हुआ है। और क्या आज की कांग्रेस माओवादी और मुस्लिम लीगी हो गई है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है, इसके क्या मायने हैं। तो यह आज की बहस का एजेंडा है। शुरुआत अतुल लोंदे पाटिल से करते हैं। अतुल लोंदे पाटिल, प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा कि आज की कांग्रेस MMC है, माओवादी मुस्लिम लीगी कांग्रेस। क्या कहना चाहते हैं? 50 सेकंड। क्या जवाब देते? 91 रुपये 72 पैसे तक रुपया गया है डॉलर के मुकाबले। क्या जवाब देते? तजाकिस्तान से और मालदीव से हमारे मिलिट्री पॉइंट्स को हटाना पड़ा। क्या जवाब देते विश्वगुरु? और क्या जवाब देते ट्रंप को? तो यही धंधा है उनका। हिंदू मुस्लिम, एक छोर पे मुस्लिम को खड़ा करो, दूसरे छोर पे खुद खड़े रहो। और बीच में क्या हो रहा है? तो शंकराचार्य को उसका अधिकार नहीं दिया जा रहा है। बीच में क्या हो रहा है? तो ब्राह्मण पंडितों की जटाओं को पकड़कर खींचा जा रहा है। और क्या हो रहा है बीच में मणिकर्णिका घाट गिराया जा रहा है। और देश का सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है AI करके। कल पहुंच गए थे हमारे लोग। और सबसे बड़ी बात बताऊं अमित जी, महाराष्ट्र में MIM के साथ आप चले गए आकोट नगर परिषद में, कल अचलपुर नगर परिषद में चले गए और कहते हम नहीं गए। और जब कोऑप सदस्य की बात आती है तो उनको सपोर्ट कर देते हैं। तो जो मेन मुद्दा है इस देश का, ये जो युवा बैठे हैं, जो बेरोजगार है, उनकी चर्चा नहीं करनी है। जो हमारी विदेश नीति जो असफल हो गई, उसकी चर्चा नहीं करनी है। जो रुपया जा रहा है, अगर रुपया 95 रुपए के ऊपर जाएगा तो किसी दिन एक हाथ नेशनलाइज बैंक घुस जाएगी, उसकी चर्चा नहीं करनी है। अर्थव्यवस्था की चर्चा नहीं करनी है। IMF हमें सिगरेट में डालता है, उसकी चर्चा नहीं करनी है। युवाओं की चर्चा नहीं, महंगाई की चर्चा नहीं, महंगाई की चर्चा नहीं, और बलात्कारियों के पीछे खड़े रहने का काम करके हमारे ऊपर दोष मढ़ते हैं जो संविधानवादी बात करते हैं। ओके, आपके पास अपने मुद्दे नहीं है, इसलिए माओवादी मुस्लिम लीगी कांग्रेस। आप देश को तबाह कर रहे हैं, इसलिए माओवादी मुस्लिम लीगी कांग्रेस। देखिए अमित जी, देश की सच्चाई क्या है ये पूरा देश जानता है। हम तो सबका साथ सबका विकास कहते हैं। ऐसे ही तो नहीं हो गया कि देश चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। देश के अंदर 100 से ऊपर यूनिकॉर्न्स हो गए, $1 बिलियन की कंपनियां। देश में जितनी मेट्रो सिटीज थी वो डबल हो गई, जितने शहरों में मेट्रो थी वो डबल हो चुका। जितने का हाईवे आप बनाया करते थे उसके 3 गुना की रफ्तार पे आज देश में एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं। देश के अंदर नई वंदे भारत ट्रेन, ये लंबी श्रृंखला है। पर चर्चा ये इस पे थोड़ी चाहते हैं। ये चर्चा किस पे चाहते हैं? इनके मुख्यमंत्री खड़े होकर के कहते हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, कांग्रेस इज मुस्लिम, मुस्लिम इज कांग्रेस, कांग्रेस इज मुस्लिम, मुस्लिम इज कांग्रेस। ये प्रगति की बात है? ये देश की तरक्की की बात है? ये कौन सी बात हुई? देश के अंदर इनकी हालत आज ये हो चुकी क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास अमित जी कोई एजेंडा नहीं बचा। केवल नकारात्मक सोच दिमाग में भर चुकी। कभी वोट चोरी का झूठा प्रोपेगेंडा, कभी जात पात के नाम पे बांट दो, कभी धर्म के नाम पे बांट दो, कभी इलेक्शन कमीशन को कुछ और कह दो। जो आप चुनाव हार जाओ तो जो मर्जी आए वो कह दो, पर केरल में आप कम्युनिस्टों से चुनाव हारो तब कुछ मत कहो। ये आपका एजेंडा बचा है। और हालत ये ऐसी हो चुकी, माओवादी मुस्लिम लीगी कांग्रेस आज कांग्रेस पार्टी बन चुकी और देश को विभाजन की ओर ले जाने वाली कांग्रेस पार्टी बन चुकी। अब इस पर प्रश्न पूछा जाता है तो रास्ता लेकिन एक बात है, जब राहुल गांधी राम और ग्राम की बात कर देते हैं तो विरोध शुरू हो जाता है। अब रेवंत रेड्डी साहब का जिक्र करा। अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि मैं तो सेकुलर था, लेकिन भाईजान आए, यानी यूसुफ पठान आए और मुझको एक मुश्त चुनाव हरवाया गया। तब आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं विरोधाभास आपकी अपनी पार्टी में भी है? नहीं, कोई विरोधाभास नहीं। हम संविधान की बात करते हैं, हम लोकतंत्र की बात करते हैं। हम संविधान के आड़ में जो है ना, मुंह में संविधान और बगल में मनुस्मृति, ये लेकर नहीं चलते हैं। एक मुद्दा उठा के ये बात नहीं करेंगे कि तेलंगाना में लाइफ साइंसेस की बात हुई डावोस में जाकर, तेलंगाना में AI हब इनोवेशन की बात हुई, ये बात नहीं करेंगे। तेलंगाना में मैन्युफैक्चरिंग हब की बात हुई, ये बात नहीं करेंगे। पर ये भी बात हुई ना, कांग्रेस इज इक्वल टू मुस्लिम, मुस्लिम इज इक्वल टू कांग्रेस इज इक्वल टू डेमोक्रेसी एंड कांग्रेस इज कांग्रेस इज इक्वल टू रेवंत रेड्डी इज द CM। इन्होंने जवाब, मैं बीच में बोला नहीं, इन्होंने जवाब दिया नहीं कि MIM के साथ ऑफिशियल मैं ले लूंगा, मैं पूरा जवाब ले लूंगा। सुनिए, मणिकर्णिका घाट नहीं, मेरा हुआ नहीं है। वो कह रहे नहीं हुआ, MIM मना कर रही है। ऑन पेपर हुआ है ये कोई झूठ बोले कुछ फर्क नहीं पड़ता। उल्टा कहते हैं कि
वो तो उल्टा एक कहते, जुबली अघाड़ी हिल्स में बनाई आपने- गई थी। आपको सपोर्ट करा। एक सुनिए, वहां पे एक नगर परिषद में अघाड़ी बनाई गई थी क्योंकि किसी को नहीं था, तो एक झूठ बोला गया कि एक न्यूट्रल कैंडिडेट को वहां पे मेन जो है अध्यक्ष बनाया जाएगा, जिसमें यूबीटी के लोग भी आए, एनसीपी के लोग भी आए। तो हमारी पार्टी ने भी उनको वहां लोकल लीडर्स बीजेपी ने को डार्क में रह करके कह दिया कि हाँ ठीक है हम करेंगे। लेकिन जब मालूम चला कि वहां धोखे से भाजपा को किसी को लाया जा रहा, फौरन विड्रॉ किया गया और वो वहां नहीं, मैं अकोट में आपसे हमारा सवाल- किसी के आप साथ बोलो alliance आप बोलो कि वहां से विड्रॉ किया। जुबली हिल्स में आपने कांग्रेस का साथ दिया था कि नहीं दिया था? अरे भाई कांग्रेस, एक बात बताइए, नहीं, कांग्रेस- जुबली हिल्स नहीं, जवाब दीजिए ना। अरे इनसे पूछिए जुबली ना। हिल्स में कांग्रेस का साथ दिया था कि नहीं दिया था? हमने कांग्रेस का साथ दिया ना, दैट्स द पॉइंट। तेलंगाना के That's my point. तेलंगाना जुबली के हिल्स में साथ दिया डेवलपमेंट था। के लिए अब साथ आप दिया। रुकिए तेलंगाना Just के second रुकिए ना। डेवलपमेंट के मैं लिए आपको साथ बताता हूं, एक सेकंड। अतुल लोंदे पाटिल, इन पे तो आरोप आप लगा रहे थे, लेकिन उनको समर्थन दिया नहीं दिया वो स्पष्ट हो गया। जुबली हिल्स में आपका कैंडिडेट 3 बार से चुनाव हारा था क्योंकि एमआईएम वहां खड़ी होती थी। आपके सीएम ने रिक्वेस्ट करी कि तुम मत खड़े हो, तुम हमारे साथ आ जाओ, और वो साथ आए और आप चुनाव जीत गए जुबली हिल्स के अंदर। जुबली हिल्स में आपका साथ है, सरकार इन्होंने आपकी बचाई पहले, और समर्थन यूपीए के साथ था। अब आप बताइए, एमआईएम का तो आपके साथ गठबंधन रहा है भाई। इतना खुशी हो जाती है ना। जुबली खुशी हिल्स- नहीं, point सुनिए, रखा, सुनिए, fact रखा है। मेरी बात तो सुनिए, आपको हाँ, बोला था, मैं बिल्कुल, बोला नहीं। एकदम से आप जुबली हिल्स आए, उछल पड़े। इन्होंने लेकिन झूठ जब बोला, कोर्ट जब के बारे में आकोट में इसमें और clarify अचलपुर में इन्होंने किया, तब आपको नहीं एकदम जोश है कि बीजेपी के साथ चले गए, बीजेपी के साथ चले गए? बिल्कुल ऑफिशियली गए। कब गए? कोऑप जो सदस्य है उसको सपोर्ट किया है बीजेपी के, और बीजेपी के साथ ऑफिशियली गए। इन्होंने एक गुट बनाया है वहां पर। हम संविधान को मानते हैं, हम सब लोगों को नागरिक मानते हैं। हम नागरिकों को हिंदू और मुसलमान में बांटकर विभाजन की बात नहीं करते। देश का प्रधानमंत्री देश के अर्थव्यवस्था पे बात नहीं करता, विभाजन बेरोजगारी की पे बात बात नहीं नहीं करता, करते। ओके। बलात्कारियों को साथ देने वाले बीजेपी को मीडिया सवाल नहीं करती, ओके, कुलदीप सेंगर पे सवाल खड़ा नहीं होता है। नहीं करते, वो कह रहे हैं बिल्किस विभाजन की बानो बात नहीं करते, आप के लोग बलात्कारियों को भारतीय जनता छोड़ने पार्टी पे सवाल वाले। खड़ा जवाब नहीं होता है। प्रज्वल रेवन्ना के लिए मेरे देश का प्रधानमंत्री वोट मांगता है। यू मेड योर पॉइंट। मेरी बारी आ गई, अब सुनिएगा। देखिए कैसे ये लोग माओवादी मुस्लिम लीगी कांग्रेस है, इसका प्रमाण अतुल लोंडे पाटिल जी ने आपके शो पर खुद दिया। एमआईएम के साथ जाते जो हैं, लाइन उनको ऐसी कहते हैं है, मुस्लिम लीग। अब सुनिए ना, जो लाइन है मुंह में राम बगल में छुरी, उसको भी बदल के बोले, क्योंकि मुंह में राम बोल नहीं सकते। ना राहुल गांधी के मुंह से राम निकलेगा, ना इनके मुंह से राम निकलेगा। आज देश के अंदर यह स्थिति बन चुकी है, विपक्ष का नेता है, डिफेंस की कमेटी का सदस्य है, डिफेंस की कमेटी का टूर अयोध्या के अंदर जा रहा है, स्किप कर देंगे, राम मंदिर में ना जाना पड़ जाए। यह इनकी हालत हो चुकी है। जो हिडमा जिनने इनके नेताओं को छत्तीसगढ़ में मारा, जिस हिडमा ने पूरी कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ की लीडरशिप को खत्म कर दिया, उसके समर्थन में जब लोग उतर करके इंडिया गेट में गए तो कांग्रेस पार्टी वाले ताली बजाने लग गए, माओवादियों के लिए ताली बजाने लग गए। यह जो ग्रसित मानसिकता हो चुकी कि हम कैसे तैसे वोट बैंक ले लें और माओवादी रास्ते पे उतर जाएं, देश में जो चिकन नहीं, नेक को एक काटने की चीज। बात करें, उनका साथ दें, आज उस कांग्रेस पार्टी की इस देश के अंदर जगह नहीं बची। सवाल अतुल लोंडे जवाब पाटिल देने ने बोला देश का विभाजन आप चाह रहे हैं, हिंदू किया है मुस्लिम में इन्होंने डिवाइड आप इससे करें। एक सेकंड मैं तो किया है, कैसे, बताता हूं। किसकी सरकार थी, बताता हूं। कौन था कांग्रेस पार्टी, विभाजन किसने किया, मैं जाऊं उसमें? हाँ, बिल्कुल। जवाब नहीं दे पाएंगे आप। बिल्कुल जवाब देता हूं किसने मैं। देश का विभाजन देश किया, को बर्बाद करने किसने वाले लाखों लोग लोगों को मारा, और आप हमसे पूछ रहे हैं कि हम विभाजन चाहते हैं? अतुल पाटिल को मौका देते, वो कह रहे हैं कि देश का विभाजन किसने किया? 1947 में देश का विभाजन हुआ, पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। सुनिए ना, ऐसा है कि एक छोर पे सावरकर और दूसरे छोर पे जिन्ना। सिंगापुर से सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि सावरकर और जिन्ना एक बराबर। हाँ बाप रे। सावरकर और जिन्ना एक बराबर। हाँ, और ये महाराष्ट्र से आते और हैं, इनको पता नहीं है। इनकी हालत देखो। सुनिए ना, सुनिए ना, सावरकर और जिन्ना एक मैं बराबर। चैलेंज देता हूं, ये महाराष्ट्र में जाकर के बोले ये बात कि सावरकर जिन्ना के बराबर अरे थे। नागपुर में बोलता हूं मैं। अगर इनकी अरे राजनीति नागपुर ना में बोलता खत्म हूं, हो नागपुर में जाए रहता हूं, तो, जिनके 500 साथ किलोमीटर सत्ता में रहता हूं, बैठे तुम्हारे हो, ये देखो, ये जाकर के इंदिरा जी को बताना था। अभी पोल खुल रही है ओके ना। ओके ओके नहीं, बोलो, आप ही बोलो, आपकी खुल रही है, बोलो। 1937 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा इकट्ठे आए, तीन झूठ। प्रांतों में आए, तीन प्रांतों में आए, झूठ। सरकार बनाई इन्होंने, वेस्ट बंगाल में सरकार बनाई, सिंध में, पंजाब में सरकार बनाई इन्होंने, और 1942 में जब कांग्रेस के साथ पूरा देश क्विट इंडिया मूवमेंट लड़ रहा Fact था, check। तब जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहां के मंत्री Fact थे बंगाल के, वो लेटर लिखते, कहते कि इनको सीधा करने के लिए हमको जवाब दो। गोलवलकर जी कहते हैं कि जो आजाद हिंद सेना लड़ रही थी उनके खिलाफ हिंदुस्तानियों ने बरतानी मिलिट्री में शामिल होना चाहिए, और उनके साथ बैठकर डायरेक्ट एक्शन मेरे डे को जिन्ना fact डिक्लेयर check करता है, fact check का लेकिन अवसर ये दीजिएगा। खड़े नहीं होते हैं। और अतुल जी, पूरे देश को जो है अतुल जी, धर्म में अतुल जी, बांटने दो का काम पॉइंट जो मैं है, बताना चाहता वो हूं। इन्होंने किया। मैं बताना चाहता हूं, वंदे मातरम को आधा कब छोड़ा गया और आधा कब पकड़ा गया, वो मुझे जरूर बताइएगा। दूसरा, जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को किसने एक्सेप्ट किया? तब तो आरएसएस की कोई हैसियत ही नहीं थी जब जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया। 1925 में
1925 में संघ बना है, संघ का टू नेशन थ्योरी के साथ दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। पॉइंट नंबर 1 जो फैक्चुअल बात है। लेकिन अब इसका आप रिवर्ट करिए अपनी बात पे 30 सेकंड के अंदर। मैं पहले फैक्ट चेक कर दूं। पहली बात तो किसी भी नेशनल टेलीविजन पर झूठ नहीं बोलना चाहिए। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग का कभी कोई गठबंधन नहीं रहा, कभी नहीं रहा। वेस्ट बंगाल के अंदर हमारा गठबंधन कृषक पार्टी से था, उनके एजमुल हक से। वो मुस्लिम लीग छोड़ चुके थे। हम जो गठबंधन में चुनाव जीते उसमें मुस्लिम लीग हारी। मुस्लिम लीग को हराने के लिए वो गठबंधन किया गया। पर जो मुस्लिम लीग के साथ बैठ करके गलबैया कहा करते थे और जो जाकर के लियाकत नेहरू पैक्ट भी क्या करते थे, जो जाकर के जिन्ना से हाथ मिलाया करते थे, जो जाकर के टू नेशन थ्योरी का प्रस्ताव पढ़ा करते थे, जिनने देश को बंटवारा करके प्रधानमंत्री की लालसा में लाखों लोगों को मार दिया, वो बंटवारे का किसी और को कहेंगे? कमाल करते हैं साहब। देश के अंदर बंटवारा करके कांग्रेस पार्टी उस बंटवारे के तंज की आरोपी है और वो आज खड़े होकर के कहती है बांटना कोई और चाहता है। ओके मलूक नागर, प्रधानमंत्री ने जो बात बोली है उसका क्या मंशा है? तोड़ने वाली सियासत क्या विपक्ष की आदत है? इस बात से आप सहमत हैं? देखिए, अभी जो बात हो रही है 1937 1925 तक जा रहे हैं, आज ही चले जाओ। 2026 में आ जाइए। सुनो, आज ही चले जाए प्लीज। जब युद्ध हुआ पीछे पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, जयराम रमेश कांग्रेसी नेता के बयान देखो, मणिशंकर के बयान देखो, और अभी एक हफ्ते पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री जहां के अतुल साहब हैं, उनका बयान देखो। युद्ध के समय के ऐसे प्रश्न पूछते थे जो पाकिस्तान के फेवर में जाए, वहां ब्रेकिंग न्यूज बने। युद्ध के समय ऐसे प्रश्न पूछते थे जो देश के खिलाफ जाए, और अभी कह रहे पहले दिन भारत हार गया था। मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री के मंत्रालय में एमओएस रहे हैं, तो पहली बात छोड़ो, ये तो आज भी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इन्हें तो पाकिस्तान ही कह दें या मुस्लिम लीग के साथ ही कह दें। तो प्रधानमंत्री जी ने क्या गलत बात कही है जो लोंडे साहब आज कह रहे हैं? पिछले 1947, 25, 37 की वही प्रधानमंत्री जी ने आज की बात कही है, तो सिद्धता होता है इससे साफ साफ बिल्कुल एकदम। जी अतुल पाटिल, सीडब्ल्यूसी का हमारा रिजोल्यूशन सामने होते हुए भी ये झूठ बोल रहे हैं। और ये डिफेंस अटैचे इंडोनेशिया ने कहा, ये जो है देश के सीडीएस अनिल चौहान जी है उन्होंने कहा, और वही बात जो है सामने रखी कि देश के प्रधानमंत्री झूठ क्यों बोलते हैं। 70 बार ट्रंप जो है वो चैलेंज दे चुका है, लेकिन हमारी गर्दन नहीं उठती है जी, हमारी गर्दन नहीं उठती है। और हम पूरी ताकत से सीडब्ल्यूसी का रिजोल्यूशन सामने निकाले, पूरी ताकत से जो है हम खड़े थे देश के साथ में, हम खड़े थे सरकार के साथ में। सरकार ने अपना स्वाभिमान नहीं रखा, देश का स्वाभिमान नहीं रखा, और आज तक स्वाभिमान नहीं रखा। जवाब आज तक नरेंद्र मोदी जी ट्रंप को जवाब नहीं दे पाए। मैं ऑडियंस से पूछता हूं, क्या आपको लगता है देश की सरकार ने देश का स्वाभिमान नहीं रखा? आप मानते हैं इस बात को? एक लाइन बस। अभी ये कह रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। अरे राहुल गांधी जी संसद, बीच में मैं नहीं बोला था, फिर बीच में बोलने दूंगा मैं। राहुल गांधी जी संसद से निकल के संसद के परिसर में कहते हैं देश की इकोनॉमी डेड, और जबकि इनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक कह रहे थे हम 2040 तक देश की अर्थव्यवस्था को चौथे नंबर पर लाएंगे, और हमने 5वें नंबर पर ला दिया। तो ये क्या झूठ नहीं है? दूसरा, अरे कम से कम 60-65 साल कांग्रेस ने जो इकोनॉमी बनाई है उसको तो जीरो मत करो। ओके मैं कहता हूं कि आपको लगता है देश की सरकार ने देश के स्वाभिमान को घटाया है? आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? खड़े होकर बोलिए। ऐसा नहीं है। देश की सरकार ने देश का स्वाभिमान, जब भी पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की इश्यूज होती हैं, देश की सरकार ने अपना पक्ष हर जगह हमेशा मजबूती के साथ रखा। जी, आपको लगता है मैडम देश की सरकार ने देश के स्वाभिमान को घटाया है? आप एग्री करती हैं इस बात से? आई डू नॉट एग्री फॉर दिस। क्या लगता है आपको? नहीं, मोदी जी ने स्वाभिमान कम कर दिया या बढ़ाया? मोदी जी ने बल्कि स्वाभिमान को बढ़ाया है, ना कि घटाया है। इस पे और कोई बोलना चाहता है अपनी बात? ये बड़ा विषय है। ओके आप क्या कहना चाहते हैं? देश का स्वाभिमान यदि बच रहा होता तो चाहवार से उल्टा नहीं भागते। इतना पोर्ट पे काम करने के बाद वापस भागा। आप कह रहे स्वाभिमान, मोदी के राज में स्वाभिमान कम हुआ? कम हुआ, बिल्कुल कम हुआ है। ओके जवाब इस बात का। एक सवाल आया, जवाब। ओके, देश का हर एक नागरिक आज अगर अपने दिल पर हाथ रखकर कहेगा तो हम सब जानते हैं देश का स्वाभिमान कितना बढ़ा। और स्वाभिमान किसमें बढ़ता है मैं ये भी पूछ लेता हूं। जब 26/11 हुआ तो देश की सेना तैयार थी, देश के सेना के अध्यक्ष कह रहे थे हम तैयार थे, पॉलिटिकल विल नहीं थी, इसलिए हमने हमला नहीं किया। और उसके बाद एक साल के अंदर पाकिस्तान के साथ बैठ करके अल शेख डायलॉग के अंदर बैठ करके उनके वीजा को लिबरलाइज कर रहे थे। आज भारत घर में घुस करके मार रहा है, 300 किलोमीटर अंदर जाकर के मिसाइल दाग दे रहा है, तो इनको स्वाभिमान घटता दिखता है। नजर में किसकी कमी है मैं ये पूछना चाहता हूं। ओके, क्या आपको लगता है साकुर भाटी देश का स्वाभिमान कम हो रहा है? आप एग्री करते हैं? योर टेक ऑन दिस? निश्चित तौर पर कम हो रहा है।
अभी सिद्धार्थ भाई कह रहे थे कि 26/11 में सेना तैयार थी। सेना तो जब संसद पर हमला हुआ था तब भी तैयार थी। सेना तो जब जसवंत सिंह आतंकवादियों को लेकर अफगानिस्तान छोड़ के आए थे तब भी तैयार थी। और सेना तो जब कारगिल में घुसपैठिए घुस रहे थे, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चुप बैठी रही और कारगिल पे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। सेना तो तब भी तैयार थी। कांग्रेस के शासन में देश का मान सम्मान बहुत घटा। कांग्रेस के शासन में 65 में पाकिस्तान को धूल चटाई, 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। कांग्रेस मतलब देश विरोधी पार्टी थी। आपने शुरुआत की शो की कांग्रेस पर बड़ा प्रहार नरेंद्र मोदी का। हमारा दुर्भाग्य है कि इस देश को इतना हल्का प्रधानमंत्री मिला है जो विपक्षी पार्टियों पर प्रहार करता है। विपक्ष के ऊपर प्रहार करना चाहिए बीजेपी के प्रवक्ताओं को, बीजेपी के अध्यक्ष को। प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, सबका होता है। प्रधानमंत्री को प्रहार करना चाहिए महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर, सांप्रदायिकता के ऊपर, जातिवाद के ऊपर। उन पर तो प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। और अगर प्रहार का ही शौक है तो ट्रंप के ऊपर प्रहार करो, जो देश को लगातार बदनाम कर रहा है, देश का अपमान कर रहा है। प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी कार्यशैली तो ये होगी है, जो इनका समर्थन ना करे वो हिंदू नहीं है, जो इनका समर्थन ना करे वो भारतीय नहीं है, और वो समर्थन ना करे तो वो पत्रकार नहीं है, उसे चैनल से निकलवा देते हैं। और अब तो हद तब हो गई कि अगर इनसे सवाल पूछ ले तो शंकराचार्य भी नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो इस शो में बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ता द्वारा एक झूठ बोला गया। मैं बड़ा सम्मानपूर्वक इसको रिजेक्ट करता हूँ। देखिए, कांग्रेस की मुसीबतें सभी कांग्रेस को बजा रहे हैं। नहीं अब कांग्रेस को यहाँ से सड़क पे बैठी है, 6 घंटा और रुकवा दीजिए। कांग्रेस के हाल ही ऐसे हो गए, जो आता है ढोलक बजा के चला जाता है। मैं क्या करूं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अब आप सुनिए, ये शब्द इन्हीं के थे, ये शब्द इन्हीं के थे। पहली बात तो यह है कि बीजेपी और एमआईएम का कभी कोई अलायंस नहीं हो सकता। ठीक है, ये समंदर के 2 छोर हैं जो कयामत तक साथ नहीं आ सकते। पहली बात, ये झूठ बोला। अकोट के मामले में भी झूठ बोला गया और वो खत्म हो गई बात, उसको विड्रॉ कर लिया गया वहां अगाड़ी से, और उनको चेतावनी भी दे दी गई जिन्होंने ये किया। अच्छा, आपने ये बात क्यों बोली, कांग्रेस एक ऐसा ढोल है इसे हर कोई बजा देता है, ये क्यों बात बोली आपने? अब देखिए, बिहार में क्या हुआ, हमने कहा था अलायंस करने के लिए। इतनी बड़ी पार्टी 66 सीट पे लड़े और लाए 5 सीट। सबसे पुरानी पार्टी को धमका रहे हैं आप। नहीं, मैं धमका नहीं रहा हूं, ये प्यार से हुल दे रहे हैं भाई। इन्होंने ही कहा ना, मैंने इनकी बात पे कह दिया। अब वो कांग्रेस की इतनी जो है, ये जो लीडरशिप है इतनी कमजोर है, मैं क्या करूं इसमें। वो मोदी जी का मुकाबला खुद नहीं कर पा रहे हैं। अब वो मम्मी चॉकलेट कौन ले गया हाथ से, उसका ठीकरा एमआईएम पे फोड़ते हैं। जब भी चुनाव हारते हैं कहते हैं एमआईएम ने हरा दिया। अब मैं इसका जवाब दूं। देखिए, कांग्रेस को मालूम होना चाहिए कि नागपुर, चूंकि नागपुर का मैं कैंपेन इंचार्ज था इस चुनाव में, तो वहां हमने 7 सीटें जीत करके आए। 5 बीजेपी के काउंसलर को हराया एमआईएम के कैंडिडेट्स ने, प्रभाग नंबर 3। और एक कैंडिडेट हमारा वैसा जीता जो फहीम खान, जिसका घर तोड़ दिया गया था, वो हमारी टिकट से चुनाव जीते हैं, पार्टी के चुनाव जीते हैं। दूसरी बात कि जब आप जितेंद्र अहवाड़ या फिर अधीर रंजन चौधरी जैसे नेताओं की आप बात करते हैं, इनको लगता है मुसलमान के वोट इनकी बपौती है। जब तक ये जिता रहे थे तब तक ठीक। मैं कहता हूं ये सब मास्क हटा दें। जिस दिन मुसलमान इनके सर से हाथ हटा देगा ना, ये बीजेपी से भी ज्यादा उनके जो है दुश्मन बन जाएंगे। मिसाल के तौर पर हेमंत विश्व शर्मा जी को देख लीजिए। मैं जवाब लेता हूं। तो ये कांग्रेस की हकीकत है। सुनिए, नहीं, कांग्रेस की लीडरशिप ने आपने बड़े गहरे अटैक करे उनके। आपने 1-1.5 मिनट बोला, अब उनको 40 सेकंड तो मौका दीजिए। आपने पहले उन्होंने बोला कि उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल करा वो आपने सुन ही लिया। आप ढोल हो गए हैं, आपकी लीडरशिप कमजोर है, आपकी हैसियत नहीं बची है, हर जगह आप हारते हैं। देखिए, रोते बहुत हैं, बात मानने नेता। नहीं, चलिए, मैं तो चुनाव के बाद रोते हैं। अच्छा, ठीक है। अरे भैया, हराओ ना मोदी को, हराइए यहाँ से मोदी जी को, हराइए बीजेपी को, हराइए आरएसएस को, हराइए। पर आप खुद नहीं हारा पाते हैं और ठीकरा फोड़ते हैं। एमआईएम ने ऐसा कर लिया, लड्डू ले गया। अरे भाई, काहे इतना लोते हो, एकदम लोतलू बन गए ये लोग, रोतड़ू हो गए हैं आप लोग। देखिए, ऐसा है कि हमने अमरनाथ में हमारे लोग बीजेपी के साथ गए, 12 के 12 को हमने पार्टी से निकाल दिया। और बीजेपी और एमआईएम हिदायत ही देते रहे। सुनो ना, अभी ढोल बजाता हूं ना मैं, तो अभी इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमने हिदायत दी
और फिर धीरे से सपोर्ट कर रहे, अलग गुट बना रहे और एक दूसरे के साथ में चल रहे। तो कौन किसकी ए टीम है और कौन किसकी बी टीम है ये अच्छे से पता चल गया है। और ये कहते वो कह रहे हैं आप रोते बहुत हैं। वो नहीं, वो कहते हैं कि हमको इसने हराया उसने हराया। अरे हम तो कभी तुम्हारे साथ आ नहीं सकते ना, बीजेपी और एमआईएम। पर तो आप आए हैं इनके साथ ना, जुबली हिल्स में, सुनिए ना, यूपीए 1 में। सुनिए ना, ये जो है एमआईएम हो या बीजेपी इनके हो, ये मुख्यमंत्री दोनों कम्युनल पार्टीज है। इनके साथ हम कभी नहीं आ ओवैसी सकते। साहब के बीच बगैर में कोई बोला नहीं मैं कार्यक्रम शोएब नहीं भाई, करते हैं। नहीं तो बीच बीच में बोल के मैं भी कर सकता। फिर पापा ने रुकवा दी 6 घंटा और आके फिर बताना पड़ा कि नहीं पापा ने नहीं रुकवाई करके, ये बताना पड़ा था। हम ये सब वो कह रहे हैं रोते बहुत हैं, आप रोतलू पार्टी हैं। नहीं, काय की रोतलू पार्टी है? अरे हमने कार्रवाई की, हमने कहा रोते बहुत हैं। अरे आप रोते, हारते हैं फिर रोते हैं। अरे रोते- शिवसेना ने बोला आप आते हैं, पोस्टर लगाते हैं, चुनाव हारते हैं, निपट जाते हैं, घर चले जाते हैं। अलायंस हो ऐसा गया है। यही मोदी को गाली दे देकर कांग्रेस का ये हाल हो गया। नहीं, सुनो अमित जी, कभी कहते हो चाय बेच, कभी पॉपा, जनता ने बोला टाटा। कांग्रेस पार्टी की बातें अब कान में नहीं जाती, नहीं समझ में आती। इनकी कहानी वहीं अटकी हुई है। जिन लोगों ने अभी अच्छा यहां से अब ये पॉपो कर रहे थे, यहां से इनको मम्मी मम्मी कर रहे थे, ना जाने क्या बातें हैं, कौन सी बात समझाना चाहते हैं, ये युवाओं को क्या बताना चाहते हैं। चुनाव हारने के बाद मैं बताता हूं क्या महंगाई बताना मैं इनकी सच्चाई जनता नहीं समझ रही ना ये सर बात है। आपने महाराष्ट्र चुनाव में भी बताई, आपने बिहार में भी बताई, लेकिन रिजल्ट नहीं आया ना। आप कह रहे वोट चोरी हुए है, जनता कह रही नहीं मान रही बात को। पिछले 11 सालों की आपको बताता हूं, कोई राज्य सरकार ऐसी नहीं है जहां पे कांग्रेस पार्टी ने एक बार सरकार बनाई और जनता ने रिपीट कर दी हो। कोई एक स्टेट कहीं नहीं ऐसा, क्योंकि जहां एक बार सत्ता में आ जाएंगे वहां पे इतना लूट खसोट, वही सारी बातें, वही सारा कर्नाटक में आए, बहुत बड़े सपने दिए थे, सबसे महंगा पेट्रोल डीजल कर दिया, वहां पे बसों के प्राइस बढ़ा दिए, पूरे कर्नाटक की अर्थव्यवस्था खत्म कर दी। हिमाचल में गए, तनख्वाह नहीं दे पा रहे, हिमाचल की अर्थव्यवस्था नीचे, कहीं भी चले जाएं, कांग्रेस पार्टी आज देश की सबसे निराशावादी पार्टी है और देश के अंदर निराशा का ही मॉडल पेश कर रही है। और जैसे ही चुनाव हारेंगे, अब मैं एक बात पूछता हूं अमित जी आपसे, ये बिहार चुनाव लड़ने गए, मैं 5 सेकंड में पूछ रहा हूं, ये बिहार चुनाव लड़ने गए, 6 सीटें हार गए आरजेडी से और 5-6 हार गए एमआईएम से। वोट चोरी किसने करी? अरे वो आरजेडी से चुनाव हार गए, एमआईएम से चुनाव हार गए, वोट चोरी करी किसी और ने। ये इनकी निराशा। देखिए भाटी जी भी मुस्कुरा रहे हैं मॉडल, लेकिन भाटी जी की भी बता दो, एक बात है, भाटी जी की भी बता दो। भाटी जी अभी शंकराचार्य जी के लिए कह रहे थे। मेरे को 2015 की वो वीडियो याद आ गई जब समाजवादी पार्टी उन्हीं शंकराचार्य जी को सड़क पर दौड़ा दौड़ा के लाठियों से मार रही थी। वो समाजवादी पार्टी बोलने से पहले सोचना तो चाहिए। अच्छा ठीक है, अपने गिरबान में झांकना तो चाहिए। समाजवादी पार्टी के साथ आप लोग जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते? देख रहे हैं टेढ़ी आंखों से, कुछ ना कुछ तो है मोहब्बत। वो भी मुस्कुरा रहे हैं, आप भी मुस्कुरा रहे हैं। कांग्रेस को साथ लेंगे नहीं लेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर? मेरे से ले लो, मैं जवाब अरे गठबंधन उनका, आप एनडीए में हो, उनको उधर भी ना जाने दो, इनको इधर भी ना आने दो। कमाल की बात है आपकी भी। अपनी बात, मैं बात पूरी कर लूं। साथ में है वो। एक शेर सुन लो हाँ सुना दीजिए। पहले तो ये हौले हौले यूं ही हिलते डुलते हैं, दिल के दरवाजे हैं आखिर खुलते 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 हैं। गुड वन, बोली बोली। ये किसके लिए बोला? दरवाजा खोलने के बाद इनके लिए बोली? खुलते हैं, उन्हीं के लिए बोला। जिस दिन आपका भी पता नहीं, चवन्नी उछाल रहे थे, कहां उछल गई पता नहीं लगा। ओके बोलिए। जिस दिन अच्छा ठीक है ठीक है। जिस दिन खोलना हो दरवाजा, ढोल नगाड़े लेकर आ जाओ सड़क पर। अगर नहीं खोले दरवाजा तो बच जाएगा तुम्हारा बैंड बाजा 27 में। अब जवाब दे दीजिए। देखिए तेजस्वी का बैंड बाजा तो बच ही गया, बुरी तरह से हार गए। ये तो कह रहे थे हमारे साथ आ जाओ, वो कांग्रेस के साथ लग रहे। हाँ जवाब। गैर परों से उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, आसमान तक वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। ओके, पर तो हमारे अपने ही है। नहीं, पर तो इनके अपने साबित तो कर दिया। इन्होंने महाराष्ट्र में साबित करा, क्यों दरवाजे खड़े? बिहार में 60 लड़ी 6 जीती, ये 25 लड़े 5 जीत कर आया। बताइए। अब आप मेरी तरफ आए थे। नेशनलिज्म और सेकुलरिज्म की डिबेट होती है। देखिए, जब देश को ये पहलगाम हमले के बाद जब जरूरत पड़ी, बैरिस्टर साहब ने, ओवैसी साहब ने, हमारी पार्टी ने अपना रुख रखा, देश के साथ खड़े रहे। मेरा सवाल यह है, कांग्रेस देश की सेकुलर पार्टी है या नहीं आपकी राय में? हाँ या ना? आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं। इस बार 125 जो काउंसलर हमारे महाराष्ट्र से जीत के आए हैं, उसमें 20 से ज्यादा जो है ना हिंदू काउंसलर है। एमआईएम पार्टी से हिंदू काउंसलर जीते। बीएमसी के अंदर जो सबसे बड़ी म्युनिसिपल काउंसलर है वहां पे मुंबई में, वहां जो हमारा ग्रुप लीडर है उनका नाम है विजय उबाले। वो हिंदू हैं और इतने गरीब थे कि फॉर्म भरने के पैसे नहीं थे। पार्टी ने सपोर्ट किया, आज वो काउंसलर बने।
उनके पीछे सारे मुस्लिम काउंसलर्स रहेंगे, वो हमारे ग्रुप लीडर हैं। क्या चाह रहे हैं? आपके ग्रुप लीडर हैं, मैं मान ली बात आपकी। आप अपने आप को सेकुलर पार्टी मानते हैं क्या? इससे ज्यादा और सेकुलरिज्म का क्या सबूत दिया जाए? एमआईएम के वो कह रहे हैं पैसा नागपुर से एमआईएम के कांग्रेस लगा दिया। कांग्रेस कह रही है कि आपका पैसा, कांग्रेस कह रही है आपका पैसा नागपुर से आया होगा, यही बोला ना आपने? क्या बोला? भाई नागपुर में आराम से बोलते, थोड़ा शोर से बोलिए इसे। नागपुर से आया पैसा और कितने जोर से बोलिए, बोल अब रहा है? बताइए। नागपुर में तो मैं था, ठीक है। नागपुर से आया पैसा है ना? मुझे नहीं मालूम यहाँ से कांग्रेस को पता नहीं किस बात का दर्द हो रहा है, लेकिन कांग्रेस की जिस तरह से नैया डूब रही है, इसी तरह के प्रवक्ताओं की बातों से हो रही है। मैं एक बात हम आपको कहते हैं, आप कह रहे हैं कांग्रेस की नैया डूब रही है इन जैसे प्रवक्ताओं से। जाहिर सी बात है, इस तरह की अनाप शनाप बातें। फिर आपको यहाँ से ये तेलंगाना में कहाँ से पैसा आ रहा है? ओके 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 ओके, एक सेकंड, अब शांत रहिए। जवाब कह रहे हैं आप लोग, आपकी वजह से एमआईएम कह रही है नैया डूब रही है। अच्छा, आपकी वजह से किसकी नैया तैर रही है बताओ? बताइए भाई। नागपुर में ये रहते हैं ना? किसके वजह से तैयारी नागपुर में ये रहते हैं। उनको 30 सेकंड दीजिए, फिर आप बोलिए। किसकी वजह से जो है नाव तैर रही है? जो हैदराबाद के बाहर तक नहीं जा सकती 2014 तक, वो हर जगह जाके बड़े बड़े सभाएं कर रही है, जहाँ 25-25, 30-30 करोड़ लगते हैं। ऐसी कई जगह सभाएं चल रही है, हेलीकॉप्टर चल रहा है, एक छोर पे आप खड़े हो, दूसरे छोर पे वो खड़े, तो देश में हिंदू मुसलमान चल रहा है। जेनजी बैठे, उनके रोजगार का कोई बात सोच नहीं रहा है, महंगाई का कोई सोच नहीं रहा है, बलात्कारियों के पीछे सरेआम खड़े रहा जा रहा है, और 2-4 जोक मार के तालियां जेनजी से ली जा रही है। यह प्रज्वल रेवन्ना के लिए इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना को वोट है नहीं, मुझे वोट। बिल्किस बानो क्या मुस्लिम औरत नहीं है? वो 5 साल के प्रेग्नेंट औरत पे 11 लोग बलात्कार करते हैं, उसके मां पर बलात्कार करते हैं, और उसको छुड़वाने के लिए बीजेपी आगे आती है। कुलदीप सेंगर को बेल दी जाती है, और सोनम वांगचुक को जेल दी जाती है। ये सवाल खड़े नहीं होंगे? इसी में कुलदीप सेंगर भी जेल में ही है। आपकी बात क्या है? सर, मेरा सवाल यह है कि मैं एक पोइट्री से स्टार्ट करना चाहता हूँ, उससे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि भगवा क्या है पता नहीं, लहराना सबको होता है। कि भगवा क्या है पता नहीं, लहराना सबको होता है। अरे भगवा का मतलब उनसे पूछो जो भगवा ओढ़ के सोता है। तो सर, मेरा सवाल ये है कि मोदी जी ने हमें ये नहीं बोला कि हम खुद काम करें या खुद वो करें। उनका ये पर्सपेक्टिव है कि वो भगवे की रिस्पेक्ट करना सिखाए। उनका ये पर्सपेक्टिव है कि वो हमारे तिरंगे की रिस्पेक्ट करना सिखाए। उन्होंने ये कभी नहीं बोला कि भाई तुमको क्या कहते हैं हम, उनका क्या है, उनका लीडरशिप है वो, ठीक है। तो वो लीडरशिप, वो एक नेता है, उनका ये काम नहीं है कि वो हाथ पकड़ के लिखवाएंगे कि बच्चों ये करो ये करो करो। उनका एक मार्ग है, वो बताएंगे और बाकी सबको करना हो। आप अपनी बात को कह रहे हैं कि मोदी एक विजन देते हैं, एक लीडर हैं। एक बात तो राजकुमार भाटी एग्री करनी पड़ेगी, मोदी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो जनता को तो भरोसा होगा ही, उनके लीडरशिप स्किल्स कुछ तो होंगे ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्या आपको लगता है ऑपोजिशन अगर उन लीडरशिप स्किल्स को नहीं मानती, या फिर देश की सब प्राइम ऑपोजिशन पार्टी उससे डिसएग्री ही करती है कि मोदी है ही नहीं? अभी भी खड़गे साहब का हम बयान सुन रहे थे, खड़गे साहब कह रहे थे कि वो चाय बेचते थे, कौन सी केतली में बेचते थे, कितने लोगों को देते थे। ये आपको लगता है मोदी को नीचा दिखाकर काम हो जाएगा? नहीं, अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तो जनता के समर्थन से आई है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि जनता का समर्थन धीरे धीरे कम हो रहा है। 2019 में 303 सीट मिली थी, 2024 में 240 मिली हैं, तो समर्थन तो काफ़ी कम हुआ। खड़गे जी जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी को झूठ बोलने की आदत है। जैसे मोदी जी ने एक बार कहा कि मैं सड़क से जा रहा था, एक आदमी केतली उल्टी करके नाली की गैस से चाय बना रहा था। वो आज तक किसी दूसरे आदमी को नहीं मिला। वो आदमी जब वो ये कहते हैं कि मैं वडनगर स्टेशन पर चाय बेचा था करता था, उस समय वडनगर स्टेशन था ही नहीं। ओके, जवाब इतना झूठ बोलते हैं वो। ये एक मानसिकता होती है अमीश जी। चाय बेचना, चाय का मजाक बनाना आज से थोड़ी शुरू हुआ, 14 से शुरू हो गया था। इनके ही नेता मणिशंकर अय्यर ने 14 में कह दिया था कि चाय बेचनी है तो हमारे कांग्रेस के अधिवेशन में आकर स्टेशन कब बना। पूरी जनता ने ऐसी हालत कर दी कांग्रेस पार्टी की कि आज तक दूसरी बात बता, अरे उत्तर तो सुनिए, हिम्मत करके सुनने की। कांग्रेस पार्टी रोज ये क्यों करेगी? ये एक बार थोड़ी है। कभी कहेंगे रावण, कभी कहेंगे मौत का सौदागर, कभी कहेंगे हिटलर की मौत मरेगा, कभी प्रधानमंत्री को कहेंगे मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये राजनीति का स्तर है। आप जितनी नफरत देश के प्रधानमंत्री से दिखाएंगे, ये देश की जनता उतना ही देश के प्रधानमंत्री को मजबूत करने का काम करेगी। आप जितनी नफरत दिखाएंगे, ये देश की जनता मोदी को उतना ही आगे पहुंचाने का काम करेगी। आपने तो जितने मनाया, देखिए ये बात तो सच है, नरेंद्र मोदी किसी नेता का बच्चा नहीं था। नरेंद्र मोदी एक गरीब का बच्चा था जो वहां से यहां तक पहुंचा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नरेंद्र मोदी केम फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड,
और उसमें कोई दो राय नहीं है। एक सेकंड मलूक नागर, अच्छा बिल्कुल खड़गे जी भी है, खड़गे जी भी हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं, लेकिन देखिए एक बड़ा पॉइंट है, आपकी परिवार पर, आपकी पार्टी में एक वंशावली चलती है। पंडित नेहरू थे, इंदिरा जी थी, स्वर्गीय राजीव गांधी थे, उसके बाद सोनिया जी और अब राहुल जी, प्रियंका वाड्रा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में पॉलिटिकल वंशावली टॉप लीडरशिप में नहीं है। अब जमीन से आया हुआ एक आदमी बन गया, अब खड़गे जी आज भी उनका अपमान, ये तो वही मणिशंकर अय्यर वाली बात हो गई। नितिन नवीन कौन है? बीजेपी के अध्यक्ष हैं नए, उनके पिताजी क्या थे? और बीजेपी के अध्यक्ष थे, उनके पिताजी क्या थे? नहीं बीजेपी के अध्यक्ष थे क्या नितिन नवीन के पिताजी? कौन थे? बीच में बोला नहीं मैं, कौन थे? बीजेपी के अध्यक्ष थे क्या उनके पिताजी? कौन थे? फिर कौन थे? मैं बताओ उत्तर देता हूं इनको। उनके पिताजी विधायक थे। कमाल है। ये वंशावली है। वाह, 40 लोग क्या ऐसे समझाई है? 40 लोग जो है नितिन क्या नवीन के समझाई? पिताजी के डेथ के बाद नितिन नवीन वाह, को वाह, टिकट मिला, वो एमएलए थे, वाह जी वाह। बीजेपी के नेता थे। 40 लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के नेता थे। 55 साल 40 लोग, मैं बीच में बोला नहीं। देखो ये देखो ये जो है ना, ये सही, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। 55 अरे साल और कांग्रेस पार्टी पर नेहरू तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात और आप उसको जवाब नहीं दे सकते और पूछ रहे हैं उनके पिताजी कौन थे। देखिए मैं बीच में बोला नहीं था, मैं जवाब दे रहा हूं, लेकिन जब सच बोलता हूं ना तो मिर्ची लगती है और बीच बीच में बात 4 बार जवाब दीजिए, सुन रहे हैं आपका क्या जवाब। सुन रहे हैं आप? मुझे एक बात बताओ, 1951-52 से चुना हुए, चुनकर आए हुए लोगों को आप कहते हैं कि ये परिवारवाद है, तो आप जनता को झुठला रहे हो। जिन्होंने हमको 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी दी है उनको झुठला रहे हो, और ये लोग हमें बताएंगे हमने तो बलिदान दिए हैं, जमा करके लाया राजीव गांधी को। नहीं एक सेकंड यहां पर आप रुकिए। बलिदान क्या नेहरू गांधी परिवार ने दिया? क्या सुभाष बाबू ने बलिदान नहीं दिया? क्या भगत सिंह के परिवार ने बलिदान नहीं दिया? इस बात का जवाब दीजिए। क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे इस देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर? आज वल्लभ भाई पटेल के परिवार का व्यक्ति कहां है? किसी को पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के परिवार का व्यक्ति कहां है आज? मणिबेन पटेल कहां बनी? जवाब दीजिए। अब मैं पूछता हूं सवाल, सुभाष बाबू का परिवार कहां है आज? क्या एक ही परिवार ने इस देश के लिए सब कुछ करा? आओ ना यही से जवाब दो। क्या एक ही परिवार ने सब कुछ करा? क्या एक ही परिवार के लिए सब कुछ था? परिवारवाद की बेला चली, इस देश की आम जनता ने उस बेला को रिजेक्ट किया साल 2014 में। बीजेपी वाले को बोलने दो ना। बीजेपी को नहीं है, सत्य और तथ्य है सर। 2014 में परिवारवाद की बेला को रिजेक्ट किया गया। आप जवाब क्यों नहीं ले रहे? मणिबेन को, इंदिरा जी के पहले मणिबेन को टिकट दिया, मणिबेन हारने के बाद मणिबेन को राज्यसभा में लाया, डायमा भाई को भी, उनके बच्चे को जो है उनको भी राज्यसभा में लाया, उनको भी लोकसभा में लाया। सुनो एक बात, और ये लोग भगत सिंह का नाम लेते हैं। भगत सिंह को 1931 में फांसी थी, तब आरएसएस 1925 में आया था, लेकिन आरएसएस ने एक चिट्ठी भी नहीं लिखी कि भगत सिंह को, देखो बीच में नहीं बोलना। देश की एक पार्टी पर राज करती है, वो ठीक है कि गलत है? मैं केवल इतना पूछ रहा हूं। देखो आपका हक नहीं बनता क्या? 2047 में भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा कोई नहीं कह सकता। कांग्रेस का अध्यक्ष मैं बता देता हूं, या तो हाईकमांड होगा या इनका अध्यक्ष होगा, पर होगा नेहरू गांधी खानदान से। यह सच्चाई है इनकी। हमारा कौन होगा नहीं पता। हमारा अध्यक्ष है ना, सुनियो जैन जी, सच सुनियो, चिल्लाने से सच नहीं होता है। देखिए मैं अपमान की बात कर रहा हूं। कोई कह रहा है मोदी चाय बेचता है, उसका प्रूफ लेके आए। आप यहाँ पे पॉपा करे जा रहे हैं तब से। यही कह रहा हूं, मोदी का जब अपमान करेंगे देश की जनता जवाब देगी। आप सुनिए ना, आप देखिए दिल्ली में आप शून्य पे आ गए, आप यूपी के अंदर 40 साल से सत्ता में नहीं है, बिहार में 35 साल से सत्ता में नहीं है, महाराष्ट्र में आपका क्या हश्र हुआ बताने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली में 3 बार से 0 आ रहा है, बंगाल में पिछली बार भी 0 आया। देखिए 26 में बंगाल में चुनाव है, 27 में सबसे बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश का है। बड़ी बात यह है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि कांग्रेस का भी बिहार में बहुत बुरा हाल हुआ है, और हमने देखा महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में भी कांग्रेस का क्या हश्र हुआ है, ये किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा पॉइंट यह है, क्या ओवैसी की पार्टी के लिए जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बयान दिया है, उसकी हमारे रास्ते सब दरवाजे सबके लिए खुले हैं, वो वाकई खुले हैं या खुले दिखाकर बंद करने का प्लान है? सबके लिए नहीं खुले हैं। जो मुद्दों पे हमारा समर्थन करेगा, जो हमारी विचारधारा से इनके लिए डायरेक्ट पूछा मैंने। नहीं मैं वही जवाब दे रहा हूँ। समाजवादी पार्टी पंथ निरपेक्षता, समाजवाद में विश्वास करती है, लोकतंत्र में विश्वास करती है। अगर इन मुद्दों पे वो सहमत हैं तो कोई हमारे शत्रु थोड़ी हैं, हम बात करेंगे। और अगर वो सांप्रदायिक नीतियों पे चलेंगे तो फिर हमारे कोई समझौता नहीं होगा। हम किसी भी सांप्रदायिक पार्टी से कोई समझौता नहीं करेंगे। देखिए अब ये बात तो आप मानेंगे कि आप सांप्रदायिक हैं, आप मुसलमान पार्टी हैं, तो ये तो मानना पड़ेगा। अब आप बताइए, पूरे मुंबरा को हरे में रंग रहे थे, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए। अब आपको अगर देश की सेकुलर पार्टियां यानी कांग्रेस सपा लेना भी चाहे तो लेंगी कैसे? जवाबदेही बड़ी बन जाएगी ना इन लोगों की, फंस जाएंगे ये। लेकिन आपने अपनी एक तारीफ है आपकी, आपने अपनी हैसियत बता दी है सबको।
देखिए, पहली बात तो ये कि राजकुमार भाटी जी ने जो शब्द कहे उनका मैं स्वागत करता हूँ। ठीक है, टॉप लीडरशिप वो डिसाइड करती है कैसे अलायंस होना है, किन विषयों पर होना है, किस पर मतभेद है और क्या चीज़ें, वो तो एक अलग बात है, वहाँ की पार्टी लीडरशिप और लोकल लीडरशिप भी देखेंगी उसको। लेकिन सवाल ये है कि आप सांप्रदायिक होने का हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं। भाई, हमारी पार्टी से तो दलित भी काउंसलर्स हैं और हिंदू भी काउंसलर्स हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, सब हैं। लेकिन आज जब हम लीडरशिप की बात करते हैं, हम कहते हैं मुझे मेरा हक दो, मेरे लड़के लीडर्स बनेंगे, हमारी हिजाब वाली बेटियां पीएम बनेगी, वो लीडर बनेगी, तो कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं अरे आपको तो नागपुर से पैसा आता है। ये मुसलमानों को बपौती समझते हैं। अरे हम लीडर बनेंगे, आपके नेता ने बोला, आप क्यों अब हम लीडर दरी- बनेंगे? हम दरी नहीं बिछाएंगे। जितेंद्र अहवाल लीडर नहीं बनेगा, शहर शेख लीडर बनेगी। ओके, ओके। आप बनेगी हिजाब वाली बेटी लीडर। आपको हो तो 2029 औकात है रोकने की। 2029 में क्या आप कहते हो ऑपोजिशन को हिजाब वाली पीएम को बनाना चाहिए? क्यों नहीं बन सकती? क्या हमारी क्या ये लाइन होगी क्या 29 के संविधान लिए? में हमारा नहीं लिखा है? कोई भी धर्म मजहब नहीं, बिल्कुल लिखा है। जब हमारे सिख पीएम हो सकते हैं, क्यों बिल्कुल हो मुस्लिम सकते हैं। महिला क्यों नहीं हो सकती? नहीं, बिल्कुल हो सकती हो है। सकती कि नहीं? ओके, ओके। महिला सशक्तिकरण क्यों नहीं हो ये सकता? नहीं, नहीं, क्या ओके, आपको ओके। बर्दाश्त नहीं हो नहीं, रहा? नहीं, मेरे को क्या बर्दाश्त की आपको पच नहीं रहा? ओके, अरे कांग्रेस- होना चाहिए। ओके, आप कांग्रेस। support ओके, राजकुमार भाटी आपका जवाब। राजकुमार भाटी आपका जवाब। अगर शोएब भाई एक राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता हैं तो इन्हें राजनीतिक भाषा बोलनी चाहिए। वो कह रहे मुसलमान दरी नहीं बिछाएगा। हाँ, किसी एक वर्ग की बात नहीं करनी चाहिए। यही तो सांप्रदायिकता होती है। वो हिंदू की बात करते हैं, ये मुसलमान की किसी बात भी हो करते हैं। वो कह रहे वोट चाहिए दोनों आपको मुसलमान का। सांप्रदायिक एमवाई समीकरण आप ही का था। सबकी चाहिए, खाली क्यों एक नहीं हो वर्ग की सकती? नहीं चाहिए। मैं ये कह सकता हूँ, इस तो देश उन्हें में सबकी हमारे बात करनी चाहिए। सिख प्रधानमंत्री हो सकते हैं, हमारे हिंदू प्रधानमंत्री हो सकते हैं, तो मुस्लिम ओके, महिला भी ओके। प्रधानमंत्री हो सकती है। देखिए, क्या आप- कांग्रेस इसका विरोध करती है? क्या मुस्लिम के प्रधानमंत्री कांग्रेस बनने पर क्या में- समाजवादी कांग्रेस पार्टी में विरोध करती है? जात सवाल- रहित, ओके, धर्म सीधा रहित सवाल। सवाल, ओके। पूछिए, क्या मुस्लिम ओके, क्या लीडरशिप मुस्लिम का प्रधानमंत्री का करते विरोध हैं है? कांग्रेस वाले? हमारा विरोध सवाल। किसी भी धर्म संप्रदाय से नहीं है। सभी नागरिक, और हमने उपराष्ट्रपति बनाए हैं, राष्ट्रपति बनाए हैं, बड़े बड़े पदों पर हमारे यहाँ सभी जात संप्रदाय के लोग रहे हैं, क्योंकि हम सबको नागरिक समझते हैं, संविधान में विश्वास करते जी, हैं। जी। ये बराबर केवल हिंदू की बात करेंगे, वो बराबर केवल मुसलमान की बात करेंगे। वो कह रहे और एक- मुसलमान अब दरी नहीं बिछाएगा, खैर वोट बैंक नहीं है, कभी भी उसे नहीं- हक दीजिए अपना। कभी भी नहीं बिछाता था वो, अभी बीजेपी के लिए काम नहीं विजय करेगा, वाले ये हमारे होगा। ग्रुप और में पहली बात, लीडर एक बात, अवैसी ऐसा इकलौता विपक्ष का नेता है जिसके ऊपर ईडी इनकम टैक्स सीबीआई की रेड नहीं हुई है। वो तो अखिलेश यादव पे भी नहीं हुई है। अखिलेश यादव पे भी नहीं हुई है। सुनो सुनो, अखिलेश यादव पे हुई है क्या? अखिलेश यादव ईमानदार नेता हैं, उन पर क्यों होगा? तो फिर ओवैसी ईमानदार नहीं हो सकते क्या? ओवैसी ईमानदार नहीं हो असदुद्दीन सकते। ओवैसी देखो, साहब ना कभी आप मंत्री रहे, देखो, अगर ऐसी बात ना है, किसी नहीं विभाग को उन्होंने नहीं, जैन जी संभाला। सुनिए ना शोएब भाई, अगर इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारी लोगों पे ईडी इनकम टैक्स, आप कह रहे हो ओवैसी डर गए? सुनो ना, अब कह रहे हो ओवैसी डर गए? सुनो ना मेरी बात, जवाब हाँ, तो लो मैं पूरा। तो सुन दे रहा हूं। तो फिर जिन लोगों के ऊपर ईडी इनकम टैक्स सीबीआई के आपने रेड्स किए, जिनके ऊपर आपने आरोप लगाए, उनको पार्टी में लेकर बड़े बड़े पद क्यों दिए? मेरे ओवैसी- महाराष्ट्र में तो सबसे ज्यादा दिए। ओवैसी ईडी से डर क्या गए बात भाई? कर रहे हैं आप? भ्रष्टाचार की बात ओवैसी- करते ना, हैं ये बड़ा भाई। तो साथ में है तो डरने की बात क्या है? राहुल गांधी जब असल बीजेपी में जो हमारे है- भाई भाई अच्छा, है, बोले, बोले, तो बोले। डरना राहुल क्या है? गांधी जी को शेरवानी से वो डर गए हैं, हैदराबादी बिरयानी देखो, से डर फिर- गए हैं। फिर जात संप्रदाय ठीक है पे, ना? फिर धर्म पे ये आएंगे, ये फिर ये मुसलमान असल में की बात डरपोक करेंगे, है। पूरे देश के लोग ये जनता की डरपोक बात नहीं असल में करेंगे। ये कौन है, डरपोक है? ये मोदी जी को हरा नहीं पाते, ये बीजेपी को काउंटर नहीं कर पाते, 240 पे लाने ये वाले हम ही हैं। आरएसएस को यहाँ से काउंटर नहीं कर पाते, ठीकरा हम पर फोड़ते हैं। अरे हम भाई, किसी पे ठिकरा नहीं फोड़ते। ओवैसी जी ना कभी मंत्री रहे, ना कभी मुख्यमंत्री रहे। आपकी पार्टी इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी थी, कोल स्कैम आपने किया, 2G स्कैम आपने किया, फलां संभल स्कैम के बात आपने करो, किया, सारे क्योंकि स्कैम सब आपकी एक्विट हो गए, पार्टी में रहे, सब एक्विट हो तो गए। भाई सारे भ्रष्टाचारियों बीजेपी के को राज लिस्ट में कोल आपकी स्कैम पार्टी आपने में, आरोप किए तो थे, भाई 2G ईडी के आरोप सीबीआई किए थे, तो उधर ही SWD रहेगी के ना। आरोप किए थे, सब एक्विट हो गए। इंटरेस्टिंगली अब इस पे सिद्धार्थ यादव का भी जवाब आता है और ऑडियंस आप अपने सवाल तैयार रखिए। जितनी लड़ाई अभी आपने इन दोनों के बीच में देखी, वो केवल एक एजेंडा के लिए, एक वर्ग विशेष का वोट चाहिए और कुछ नहीं। ये बताएंगे कि हम ज्यादा हितैषी हैं, हम बिरयानी अच्छी बना लेते हैं, हम शेरवानी बहुत अच्छी पहनते हैं, और ये कहेंगे राहुल गांधी तो पैदा ही शेरवानी पहनकर हुए थे, वो तो सबसे अच्छे वाले हैं, वो तो सबसे ज्यादा माइनॉरिटी को अपील करते। ये समस्या है और कुछ नहीं। और अगर एमआईएम सेक्युलर पार्टी है तो फिर देश में लोमड़ी भी शाका